दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हम इंसान अगर पृथ्वी के बाहर कहीं दूसरे ग्रह पर कभी बस पाएंगे तो वो केवल मंगल ग्रह है। अब तक नासा ही मंगल ग्रह के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी जुटा पाया है और देता आया था, लेकिन अब इस लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल हो गया है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी मार्स के सरफेस पर लैंडिंग कर सकता है तो ये उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि मार्स पर उतरना चांद से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी की तरह मार्स पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल काम क्यों है। दोस्तों, साल 1962 में हम इंसान मार्स की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1962 में सोवियत यूनियन ने मार्स पर एक सैटेलाइट पहुंचाने की कोशिश की थी, हालांकि उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके बाद 1971 में सोवियत संघ ने दूसरा प्रोब मार्स की तरफ भेजा था और इस बार उन्हें कामयाबी मिली और हमें मार्स के बारे में थोड़ा बहुत पता भी चल गया था। लेकिन जैसे इसने मार्स पर लैंडिंग की थी, ये खत्म हो गया था, यानी कि इसकी लैंडिंग क्रैश हो गई थी और ये मार्स पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया था। 2 कोशिश नाकामयाब होने के बावजूद सोवियत यूनियन ने तीसरी कोशिश लैंडर के साथ की थी, जो कि मार्स के सरफेस पर उतरा तो था, लेकिन 2 मिनट में ही खत्म हो गया था। इसके बाद फिर मार्स 6 एंड मार्स 7 मिशन भी फेल होते चले गए। फिर आया 1976 का समय, जब मार्स लैंडिंग रेस में अमेरिका ने भी कदम रखा, यानी कि इस रेस में अब अमेरिका यानी कि नासा भी शामिल हो चुका था। इसी साल अमेरिका ने 2 मिशन लॉन्च किए थे, जिनके नाम थे वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2। ये दोनों लैंडर ही मार्स के सरफेस पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे थे और इस तरह पहली बार मंगल ग्रह पर मानव के कदम पड़े थे। हालांकि ये किसी जीवित मानव के कदम नहीं थे, लेकिन हाँ, मानव द्वारा पृथ्वी से भेजी गई कोई चीज पहली बार मंगल ग्रह पर सही सलामत उतर चुकी थी। और फिर साल 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर और 2008 में फिनिक्स ने भी मार्स के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसके बाद साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने भी लैंडिंग की थी, जबकि साल 2016 में यूरोपियन रूसी लैंडर प्रोब शियापरेली ईडीएम खत्म हो गया था। तो दोस्तों, इससे आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि भले ही कुछ रोवर्स ने मार्स पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, लेकिन आज भी मार्स के सरफेस पर लैंडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसकी 3 वजह हैं, जिसमें पहला है मार्स से पृथ्वी की दूरी, दूसरा है मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड और तीसरा मार्स का एनवायरमेंट। दोस्तों, मार्स सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक पॉइंट पर अर्थ के सबसे पास होता है, तो वहीं दूसरे पॉइंट पर वह अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है। 26 महीने बाद मार्स पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और इस समय पृथ्वी और मार्स की दूरी केवल 55 मिलियन किलोमीटर रह जाती है, यानी कि 5.5 करोड़ किलोमीटर। और दोस्तों, जब मार्स इस पॉइंट पर आता है तभी स्पेस मिशन भेजे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों ने ये योजना बनाई है कि साल 2037 तक 6 एस्ट्रोनॉमर्स को मार्स मिशन पर भेजेंगे। फिलहाल इस मिशन के लिए मार्स की दूरी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब यह मिशन शुरू होगा तब आउटबाउंड के लिए 174 दिन का लंबा समय लगने वाला है और फिर वापसी के लिए 201 दिन का समय लगेगा और इस तरह मंगल पर 539 दिन का समय बिताना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना होगा ताकि मार्स पृथ्वी से सबसे कम वाले डिस्टेंस पर वापस आ जाए, जिसके बाद शिप को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कम से कम फ्यूल का उपयोग हो और वापसी पृथ्वी पर आने के लिए क्रू को 914 दिन मार्स पर रहना होगा। यानी कि पृथ्वी से दूरी उनकी बहुत ज्यादा होगी और पृथ्वी से दूर रहने के लिए उन्हें बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी पर लौटने और पृथ्वी से जाने के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। यदि हम दिनों की बात करें तो यह 3 साल से ज्यादा का समय हो जाता है। मंगल पर मिशन करना मानव के लिए चांद से कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मंगल पर मिशन के लिए करीब 150 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक मिशन लॉन्च किया जाता है तब सबसे बड़ी समस्या डिस्टेंस के कारण लगने वाले लंबे समय के दौरान क्रू मेंबर्स को रेडियो एक्टिव वेव से बचाना जरूरी होता है। इसके लिए शिपमेंट में ज्यादा से ज्यादा मास ऐड किया जाता है ताकि क्रू मेंबर्स तक रेडियो एक्टिव वेव न पहुंच पाए। और दूसरी तरफ इंटरप्लैनेटरी मिशन के तहत रेडियो एक्टिव वेव से बचने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अब एक दूसरी समस्या यह है कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस के दौरान अगर किसी स्पेयर पार्ट में कोई खराबी आ जाती है तो उसे बदलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा न करने से क्रू मेंबर्स की जान जा सकती है।
दोस्तों, जब मिशन में कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए ISS पर पार्ट पहले से मौजूद होते हैं। हालांकि ये ऑप्शन मार्स मिशन के लिए उपयोगी नहीं है और इसी वजह से मार्स के लिए स्पेयर पार्ट अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा और फिर इससे शिप का वजन बढ़ना तो लाजमी होगा। मार्स मिशन के लिए दोस्तों एक और समस्या ये भी है कि मार्स मिशन के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लेकर जाने की जरूरत होगी और ऐसे में पृथ्वी से मार्स और फिर मार्स से वापस पृथ्वी तक आने के लिए हमें 850 टन से लेकर 1200 टन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। यह एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन टास्क है क्योंकि स्पेस में अभी तक ISS का वजन भी 450 टन ही है और यह मानव द्वारा सबसे भारी चीज स्पेस में मौजूद है। अब मार्स पर लैंडिंग करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि आखिर के 7 मिनट सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लूना 25 चांद पर पहुंचने के बाद भी लैंडिंग के आखिरी चंद मिनट को नहीं झेल पाया और चांद की सतह पर ढेर हो गया। ऐसा ही हमारे चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। जैसा उतरने के समय पृथ्वी पर भी होता है और मार्स का वातावरण तो चांद से भी ज्यादा खतरनाक है। मार्स के वातावरण में एंट्री से लेकर प्रोब की लैंडिंग तक 7 मिनट का समय ऐसा होता है जिसे आप डार्क जोन भी कह सकते हैं, यानी कि यही सबसे ज्यादा खतरनाक समय है। इस दौरान साइंटिस्ट का प्रोब पर कोई कंट्रोल नहीं होता और उन्हें बस ये प्रार्थना करनी ही होती है कि 7 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक होना चाहिए। वैसे मार्स पर लैंडिंग की एक बड़ी समस्या उसका पतला वातावरण और ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोस्तों, जब भी कोई प्रोब मार्स के वातावरण में जाता है तब उसकी स्पीड 1200 मील प्रति घंटा होती है और इस दौरान उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहां प्रोब की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेड ट्रू रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और पृथ्वी का वातावरण ठीक होता है और इस पर लैंडिंग करते समय इससे पैदा होने वाले फ्रिक्शन के कारण प्रोब की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। जबकि मार्स पर पृथ्वी के मुकाबले बहुत पतला वातावरण है और इसी वजह से एनवायरमेंट फ्रिक्शन तो पैदा होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होता कि किसी भी शिप की सेफ लैंडिंग करवा सके। चलो, मान लिया कि हमने लैंडिंग भी कर ली, लेकिन उसके बाद हमें एक बार फिर से उड़ान भरनी होगी और फिर मंगल के वातावरण से बाहर निकलना होगा और उससे पहले हमें यहाँ पर सालों का समय बिताना होगा और उस सालों तक का समय बिताने के लिए आपके पास इतना राशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए, आपके पास इतने समय के लिए खाना पीना होना चाहिए और आपके पास इतने समय तक वहां रहने और वहां पर गुजर बसर करने के लिए ठिकाना भी होना चाहिए और फिर उन्हें सही सलामत वहां से टेक ऑफ करके धरती की ओर आगे बढ़ना होगा और वहां से फिर धरती के पास पहुंचकर उन्हें धरती पर एक बार फिर से लैंडिंग करनी होगी और इतने समय के लिए, इतने समय में उन्हें बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। उन्हें ये सब अपने साथ लिए गए इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही करना होगा और इसके बीच में कितना खतरा हो सकता है ये तो आप भली भांति जानते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि मार्स पर लैंडिंग के लिए भी रेट्रो रॉकेट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कहने का तो मार्स अर्थ से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर मानव मिशन करना इतना आसान नहीं है। आने वाले कम से कम 20 से 25 साल तक तो मुश्किल है कि इंसान वहां पर उतर पाए और कुछ समय वहां पर बिता पाए। वैसे तो दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों ने कहा है कि वो 2030 तक मार्स पर लैंडिंग कर जाएंगे या वहां पर बस्तियां बसा देंगे, परंतु बातें कहने में और उन्हें करके दिखाने में बहुत अंतर होता है, खासकर जब मिशन अपनी ग्रह से पृथ्वी के बाहर यदि कोई मिशन करना हो तो वहां पर संभावनाएं आपके मन मुताबिक नहीं चलती। वह इतना ज्यादा परिवर्तनशील होता है, वहां पर इतनी ज्यादा अड़चनें पैदा होती हैं जो आपने कभी पृथ्वी पर सोची भी नहीं होती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी मार्स पर लैंडिंग कर पाएगा और वहां पर समय बिता पाएगा? यदि आप कोई ऐसा रास्ता जानते हैं जहां पर मार्स पर लैंडिंग करना आसान हो सकता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।